बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलो जान कुर्बान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कल उर्दू का पेपर है, सेकंड ईयर का। उर्दू हमारा मेजर सब्जेक्ट है और आम तौर पे इंटर में उर्दू में बच्चों के कम नंबर आते हैं। हत्ता कि जो 90 प्लस मार्क्स हासिल करने वाले बच्चे हैं, उर्दू में वो भी नीचे आते हैं। और बाज़ औक़ात उर्दू में कम नंबरों की वजह से बच्चे पोजीशन से रह जाते हैं और बाज़ औक़ात बच्चे का मेरिट भी नहीं बन पाता। तो ये बड़ा मेजर और बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बच्चा इसको बड़ा इजी लेता है कि उर्दू है, हम तो शुरू से उर्दू पढ़ते आए हैं और हमारे लिए उर्दू तो हलवे की तरह आसान है। लेकिन जब उनका रिजल्ट आता है तो उर्दू में 2-4 कम नंबर उनके एडमिशन को मुतासर करते हैं, उनके मेरिट को मुतासर करते हैं और उनकी पोजीशन को मुतासर करते हैं। बाज़ औक़ात एक नंबर की वजह से बच्चा पोजीशन से रह जाता है और 0.1 की वजह से बच्चा जो है वो मेरिट से रह जाता है। तो उसमें एक बड़ा इफेक्ट ये उर्दू का बन जाता है। तो आज हमारे साथ उर्दू के मायनात प्रोफेसर मोहम्मद अख्तर साहब तशरीफ़ फरमा है, जो एक तवील अरसे से उर्दू पढ़ा रहे हैं। तो हम सर से पूछेंगे कि कैसे बच्चा कल का पेपर उसको अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करे। सर हमें गुर बताएंगे कि कैसे बच्चा तैयारी करे और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बच्चा उनको अगर अच्छे तरीके से देख ले तो उसका उर्दू का पेपर अच्छा हो सकता है और वो अच्छे मार्क्स हासिल कर सकता है। प्रोफेसर मोहम्मद अख्तर साहब। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब पर। बुनियादी तौर पे उर्दू को, जिसे हम कौमी ज़बान का भी दर्जा देते हैं, उसके कवायद इंशा का बहुत बड़ा तज़ाद पाया जाता है। हमारे यहाँ बुनियादी तौर पे बच्चों को जो हरूफ अबजद सिखाने चाहिए थे, हरूफ शमसी की बात करते हैं, उनसे तो आज का बच्चा नाबालिग है। तीसरी जो हमारे साथ एक अलमिया है कि असातिज़ा कराम समेत बच्चों को ये कहा जाता है कि ये आपकी कौमी ज़बान है, ये आपकी मादरी ज़बान है, इसमें भी कोई बला इतनी मेहनत की ज़रूरत होती है, आप पास हो जाएंगे। मैंने हमेशा इख्तलाफ किया है कि बच्चा पास होने के लिए किसी इदारे में नहीं आता, वो पोजीशन को फोकस करे। वो पोजीशन पे जब नज़र रखता है तो ये एक साइंस के सब्जेक्ट की तरह हो जाता है। अब हमारा पार्ट सेकंड का 100 नंबर का पेपर होता है। इसके दो मेजर हिस्से होते हैं, एक मारूजी का हिस्सा होता है और एक इंशाइया हिस्सा होता है। सर मारूजी के कितने नंबर होते हैं? 20 नंबर के मारूजी होते हैं और 80 नंबर का इंशाइया होता है। फिर इन 20 नंबरों को हम 5-5 नंबरों में तकसीम करते हैं, जो और आसान हो जाते हैं। और आसानी से 20 में से 20 नंबर लेना किसी भी बच्चे के लिए जो बाकायदा किसी इदारे से पढ़ता है मुश्किल नहीं होता। अब अगर हम पेपर के करने को, अटेम्प्ट करने के हवाले से देखें तो इसका बहुत बड़ा ताल्लुक होता है इम्तिहानी नुक्ते नज़र से। पहले हमें पहला सवाल हमेशा वो करना चाहिए जैसे किसी नज़्म का खुलासा होता है, ये 5 नंबर का होता है। कोई 90% तालिब इल्म इसको बहुत सहल समझते हैं। नज़्म तवील भी होती है, मुख्तसर से भी होती है। औसतन हमें 8 से 10 लाइनों में इसको लिखना चाहिए। पहला सवाल अगर हम नज़्म का लिखेंगे, और सबसे बड़ा जो हमारे पास 20 नंबर का सवाल होता है वो मजमून नवीसी का होता है। आम तौर पे बच्चों को ये भी नहीं बताया जाता कि मजमून के हिस्से कितने होते हैं, उनके नंबरों की तकसीम कैसे होती है। प्यारे बच्चों, मैं आपको आज ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो मजमून है ये 20 नंबर का, इसमें एक हिस्सा तमहीद का होता है, एक नफ्से मजमून का होता है और एक नतीजा जिसे खुलासा कहते हैं। 5 नंबर हम तमहीद के लिए रखते हैं, 10 नंबर नफ्से मजमून के लिए रखते हैं और 5 नंबर खुलासे के लिए रखते हैं। इसी तरतीब से अगर हम चलते हैं, और ये सवाल हमेशा आखिर में करना चाहिए, इसके लिए हमें अपने ख्यालात को मजबूत करना है, तरतीब से लेके चलना है और नताइज अक्स करने। अच्छा सर, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये सवाल करूंगा, आप बच्चों को ये भी बताएं कि जो मजमून है 20 नंबर उसके हैं, तो उसकी ज़खामत कितनी होनी चाहिए? जी हाँ, बुनियादी तौर पे जब हम बोर्ड्स की हिदायत देखते हैं तो एक जो हमारे पास सफ़ा होता है, वर्ग के 2 हिस्से होते हैं, तो एक सफ़े को हम 3 नंबर की गुंजाइश रखते हैं। तो यूं 7 से 8 सफ़े कम अज़ कम उस बच्चे को अटेम्प्ट करने चाहिए, जिनमें वो अशार का इस्तेमाल करे, कुरानी आयात का इस्तेमाल करे, अहादीस मुबारका करे, अकवाल करे, और इसके बाद ज़रबुल इमसाल हैं। इन चीज़ों से वो एक निखार पैदा कर सकता है और यही निखार उसके ज़्यादा नंबरों का सबब बनता है। और मैं आज के दौर के अंदर हमारी मुख्तलिफ जो असातिज़ा कराम हैं उनकी हिदायत को अगर सामने रखें तो इसमें एक जो मरकज़ी किरदार और अदा होता है वो खुश खती खुश नवीसी का होता है।
پھر اس کے ساتھ املا کی صحت کا ہوتا ہے. اب مثال دیکھ لیجئے کہ جیسے بالکل کا لفظ ہے، چونکہ ہے، چنانچہ ہے، ہم یہ اکٹھا لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہوتا. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اب اردو زبان ایک سائنس کی زبان بن چکی ہے اور اردو ترقی کے حوالے سے تنظیمیں بھی موجود ہیں. اللہ ہمارے سپریم کورٹ کو اپنے ہی کیے گئے فیصلوں پہ عمل درآمد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ جب یہ قومی درجہ حاصل کر لے گی تو اس کے بعد ہمارے لیے اور آسان ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم مستقبل سے مایوس نہیں ہیں. آج نہیں تو کل یہ قومی زبان کا درجہ حاصل کر لے گی. اور ہمارے جو طالب علم ہے، اب یہ جو نیا سلیبس آیا ہے اس حوالے سے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ نئے سلیبس میں انشاء پردازی کو جو گرامر ہے اس کو زیادہ فوکس کیا گیا. پہلے اب 50-60 سالوں میں ضرب الامثال کے بارے میں کوئی سوال ہوتا ہی نہیں تھا. آج الحمدللہ اس کو رکھ کے روزمرے اور محاورے کے استعمال کو رکھ کے بچوں کو اس طرف راغب کیا گیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں خوش آئند بات ہے. اچھا سر، ہم ابھی ہمارا فوکس ہے کل کا جو پیپر ہے اردو کا، کہ بچہ اس پیپر کو کیسے بہتر طریقے سے اٹیمپٹ کرے. تو اس میں حصہ نظم ہے، حصہ غزل ہے. تو آپ حصہ نظم کے حوالے سے بچوں کو بتائیں کہ کتنے اشعار آئیں گے نظم میں سے، اور ہر شعر کی تشریح کتنی ضخامت کی ہونی چاہیے. جی غزل میں سے کتنے اشعار آئیں گے، اور غزل کے ہر شعر کی تشریح کتنی ضخامت کی ہونی چاہیے. تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیں. بہت بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے. ہمارا جو سلیبس ہے اس کے اندر سوال نمبر 1 جو ہوتا ہے وہ معروضی کا ہوتا ہے، اور سوال نمبر 2 جو ہوتا ہے اس کے 2 جزو ہوتے ہیں. ایک جزو جو ہوتا ہے وہ حصہ نصب پہ مشتمل ہوتا ہے اور اس کے 10 نمبر ہوتے ہیں. ایک نمبر شاعر کے نام کا ہوتا ہے، ایک نظم کے عنوان کا ہوتا ہے، اور 2 شعر اور ان کے 4 نمبر ہوتے ہیں. اور حصہ غزل جو 20 جز ہوتا ہے اس کے 3 جو ہے اشعار ہوتے ہیں اور ایک شاعر کا نام ہوتا ہے. بنیادی طور پہ جب ہم نظم کی تشریح کی بات کرتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ دونوں اشعار کی آپ اکٹھے تشریح کیجئے، لیکن جو چیز اصل بھول جاتے ہیں بچے وہ یہ ہوتی ہے کہ نظم کا عنوان بھی لکھ لیتے ہیں. اکثر نظم کا نام لکھتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، عنوان ہوتا ہے، پھر شاعر کا نام. اس کے بعد جب آپ تشریح کرتے ہو مفہوم کے بعد تو آپ 2 لائنوں میں شاعر کا تعارف ضرور کیجئے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ مفہوم لکھنا چاہیے بچے کو؟ ضروری نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے پاس اتنا مطالعہ موجود ہے تو بڑا کمپریہنسو ہونا چاہیے. اب دیکھیے میں چھوٹی مثال دیتا ہوں، غزل کے حوالے سے ہی دیکھ لیجئے. کچھ غلط بھی تو نہیں تھا میرا تنہا ہونا، آتش و آب کا ممکن نہیں یکجا ہونا. اب اس کا اگر ہم مفہوم لکھیں تو ذہنی ہم آہنگی کا فقدان تھا، ہم دونوں ایک کیسے ہو سکتے تھے. یہ ایک لائن کے اندر ہم نے پورا مقصد واضح کر دیا. اور اس کے بعد اشعار کا استعمال اس میں کرنا چاہیے، ضرب الامثال کا استعمال کرنا چاہیے. اور جو سب سے اہم بات ہے، جو حوالہ جات ہم دیتے ہیں اشعار کے وہ اساتذہ کے شعر ہونے چاہیے. آج بدقسمتی سے ہمارا نوجوان واٹس ایپ کے جو شعر ہیں ان کو حوالہ دیتا ہے کہ وہ نہ وزن میں درست ہوتے ہیں نہ ان کے خیالات کے حوالے سے ان سے مطابقت رکھتے ہیں. اصل میں ہمارا مسئلہ یہ بھی بن گیا نا سر کہ بچوں میں ادبی ذوق ہی نہیں. ذوق نہ ہونے کی وجہ سے نہ وہ مطالعہ کرتے ہیں نہ وہ پڑھتے ہیں. تو جب پڑھیں گے نہیں تو اشعار کہاں یاد ہوں گے. تو ادبی ذوق کی بھی کمی جی ہے. میں اس آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. پہلے ہم جس دور میں پڑھے ہیں وہ بزم ادب ہوا کرتے تھے، اصلاح ہوتی تھی، انسان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ نکھر کے سامنے آتی تھیں، اور شفیق اساتذہ جو تھے وہ اس معاملے میں بہت توجہ دیا کرتے تھے. اب جو ہے مادیت پرستی آ گئی ہے، بچہ شارٹ کٹ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بس میں ابھی تیاری کروں، کوئی کیپسول لے لوں اور پاس ہو جاؤں. اس وجہ سے ہمارے اب آپ دیکھ لیجئے اوسطاً 60 سے 80 نمبر کے درمیان بچہ کھڑا ہے، اوپر جا ہی نہیں رہا. اگر بچہ اسی ترتیب سے، جیسے کہ میں نے عرض کی ہے کہ اگر نمبروں کی تقسیم کو سامنے رکھے اور ٹائم کی میئرمنٹ کر لے، کیونکہ وقت کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. اب آپ مضمون کے لیے دیکھ لیجئے آپ کو زیادہ وقت چاہیے، پیراگراف کی تشریح کے لیے آپ کو زیادہ وقت چاہیے، اور اس کے بعد درمیان میں وہ آپ سوال اٹیمپٹ کریں جن میں تھوڑا بہت لکھنا سے بھی ہم کور کر دیتے ہیں. لیکن جو 2 نمبر ہمارے پاس آتے ہیں مضمون نویسی کا، یہ 20 نمبر ہوتے ہیں، اور 16 سے 17 کی ایوریج بہت خوبصورت ایوریج ہوتی ہے. اور اگر آپ آیات مبارکہ، احادیث مبارکہ اور درست اشعار لکھتے ہیں تو 18 سے 19 نمبر تو بہت معمولی بات ہوتی ہے. اچھا سر، ایک سوال اردو میں پیراگراف کی تشریح کا ہوتا ہے. جو ہمارے اسباق ہیں، نثری اسباق، اس میں سے وہ 2 سبقوں میں سے پیراگراف دیتا ہے، تو کسی ایک پیراگراف کی تشریح کرنی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے آپ بتائیں کہ اس کی ضخامت کتنی ہونی چاہیے،
बच्चा कितनी तशरीह करे, सियाको सबाक कितना लिखे और पैराग्राफ की तशरीह कितनी? जी, बहुत अच्छा आपने ये भी सवाल किया है। बुनियादी तौर पे इसके 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा हवाला मतन कहलाता है, दूसरा हिस्सा सियाको सबाक कहलाता है और तीसरा हिस्सा तशरीह कहलाता है। हवाला मतन के 2 नंबर होते हैं, सबक का उन्वान और मुसन्निफ का नाम। अगर हम एक अच्छा तालिब इल्म में इजाफा कर देता है, वो सिन्फ भी लिख देता है और माखिज या माखूज कहाँ से है वो भी लिखता है, तो ये एक हमदर्दी के जज्बात हासिल हो जाते हैं। सियाको सबाक जैसा कि हमारे उर्दू की किताब के सफ़ा नंबर 5 को आप खोल के देख लीजिए, उन्होंने वजाहत की है। 2 तरह के होते हैं। बुनियादी तौर पे जो पैराग्राफ दिया गया है, जो इक़्तिबास इबारत दी गई है, उससे पहले के हालात और इसके बाद उसके बाद के हालात, ये है बुनियादी तौर पे सियाको सबाक के हवाले से बात। 8 से 12 लाइनों पे मुश्तमिल होना चाहिए और इसमें एक नई चीज़ जो है वो आपने आखिर में लिखना है कि ये पैराग्राफ, ये इक़्तिबास, ये इबारत सबक के इब्तदा से ली गई है, बस से ली गई है, इख्तिताम से ली गई है, तो इसमें इजाफी नंबर हो जाते हैं, कुल 3 नंबर होते हैं। फिर हम तशरीह पे आते हैं, तो तशरीह की हेडिंग देने के बाद आपको उस मुसन्निफ के बारे में, नसर निगार के बारे में एक कम्प्रीहेंसिव जामे किस्म का उसका तारुफ करवाना चाहिए। इसके बाद आपने तशरीह की तरफ आना है। तशरीह बुनियादी तौर पे आपके मताले से बहुत गहरा ताल्लुक रखती है। आप जितनी ज्यादा अदबी किताबें पढ़ते हैं, उससे आपका विजन जो है वो और ज्यादा खुल के सामने आता है। तो आप उन हकाइक को अब देख लीजिए। पहला हमारा जो सबक है सेकंड ईयर का, वो मनाकिब उमर बिन अब्दुल अजीज मौलाना शिबली नुमानी के हवाले से बात आता है। तो शिबली नुमानी की शख्सियत को जब आप पढ़ेंगे तो फिर आपको एहसास होगा कि इनके अंदर उन्होंने सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस खूबसूरती से तकाजे पूरे किए हैं, वो हमें और कहीं नजीर नहीं मिलते। सीरत पे जब हम पहली किताब इब्न इसहाक की बात करते हैं, इसके बाद उर्दू अदब की तरफ जब आते हैं, तो इनसे ज्यादा आसान और सहल सीरत की किताब हमें कोई नहीं मिलती। फिर इसी के अंदर अब देखिए सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है, तो हम देखते हैं कि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सूरत अहज़ाब को देख लीजिए। तो ये एक ऐसी आयत मुबारक है, बड़ी जामे है, कम्प्रीहेंसिव है और ये कई चीज़ों की वजाहत करती है। इसके बाद हमने इसके छोटे पैराग्राफ बनाने हैं और जो सबसे अहम बात बच्चे भूल जाते हैं कि वो तशरीह करते हुए इख्तिताम उस बात पे करते हैं जो पैराग्राफ में मौजूद है। ये दुरुस्त नहीं होता। उस पैराग्राफ के बाद क्या बच्चा है उस पे रोशनी डालनी चाहिए। इस तरह बच्चा टोटल जो 15 नंबर हैं, 13 से 14 नंबर बहुत आसानी से ले सकता है। अच्छा, एक सवाल सर खत का होता है जी। तो खत के हवाले से बताएं बच्चों को कि खत कैसे अटेम्प्ट करें और खत की ज़खामत कितनी होनी चाहिए? जी, खत बहुत एक खूबसूरत हमारे यहाँ होता है और रोजमर्रा की जिंदगी में काम आता है। वो सोशल मीडिया ने अब खतों की अहमियत को कम कर दिया है, लेकिन फिर भी इसके लिए जो आसान तरीका है कि हम पहले 5 नंबर जो हमारे पास होते हैं, वो जहाँ से हम खत लिखते हैं, आज कमरे इम्तिहान की बात, अब वहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है। मैं कहता हूँ इम्तिहानी मरकज का लफ्ज इस्तेमाल करें। इसमें क्यों? क्योंकि कुछ लफ्ज फारसी के होते हैं, कुछ उर्दू को, कुछ हिंदी के, तो इम्तिहानी मरकज खूबसूरत है। इसके बाद तारीख डालें। जब हमें सहूलत मौजूद है कि तारीख उर्दू अंग्रेजी दोनों में डाल सकते हैं। आज का बच्चा, आज का नौजवान उर्दू हिंसों से नाबालिग है, बहुत कम पहचान रखता है, तो ये सहूलत है। इसके बाद हम जिसको मुखातिब करते हैं, जिनको हम खत लिख रहे हैं, उनका हवाला देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम से हमें शुरू करना चाहिए। और इसके बाद बहुत सारे बच्चे तारीख जो है वो जैसे हम फर्स्ट ईयर में साल अव्वल में दरखास्त की तरह नीचे लिखते हैं, तो वो तारीख को नीचे लेके आते हैं, ये गलती होती है। खत में तारीख ऊपर लिखी जाती है और दरखास्त में नीचे लिखी जाती है। और फिर गालिब की ही नसर को सामने रखिए। आपने एक मुकालमा करना है, आपने रिवायती जुमले नहीं इस्तेमाल करने। अब मुकफ़ा और मुसज्जा अल्फाज का दौर खत्म हो चुका। सादगी का खूबसूरत जो है वो निखार नजर आना चाहिए और आपने अपने हकायक को सामने रखना है, और ये खत की सबसे बड़ी खूबी होती है। और एक खत जो है, जब हम इंटर लेवल की बात करते हैं, 2 सफ़ा तक आप ले जाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। और उसमें मौके माल के हिसाब से नसीहत के हवाले से कोई अक़वाल ज़री, कोई आयत मुबारक का हवाला या कोई अच्छे अशार भी आप दर्ज कर सकते हैं। तो ये 10 नंबर का सवाल होता है। 9 से 10 जो है वो आप यकीनी हासिल कर सकते हैं। खुशखती बुनियादी शर्त होती है। बहुत शुक्रिया सर। ये थे प्रोफेसर अख्तर खान साहब जो स्टूडेंट्स को कल के पेपर के हवाले से ब्रीफ कर रहे थे, बता रहे थे कि कैसे वो अपने उर्दू के पेपर को अच्छे तरीके से तैयारी करके उसमें अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। सर ने जो टिप्स बताए हैं, जो तरीके बताए हैं, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि आपका ये मसला हल हो जाएगा और आप
दीगर सब्जेक्ट्स की तरह, साइंसी सब्जेक्ट्स की तरह आप उर्दू में भी अच्छे नंबर हासिल करके अपना मेरिट बना सकते हैं और बोर्ड में पोजीशन हासिल कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।